आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी सूचना मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक से परिमेय संख्या का अभ्यास 1F। अभ्यास 1F के प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। चलिए, जिसमें से पहला है शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तो उत्तर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे? देखिए, परिमेय संख्या वो है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये आपको बताया जा चुका है। तो शून्य कैसे पूर्णांक है? शून्य कैसे एक परिमेय संख्या है? देखिए, शून्य है, शून्य को आप लिख सकते हो 0/1। ध्यान दीजिएगा, इसका हर 0 नहीं हो सकता, अंश 0 हो सकता है। तो इस तरीके से शून्य को P/Q के रूप में लिखा गया। शून्य को P/Q के रूप में लिखा गया और जिसका P माने शून्य, Q माने 1 दोनों पूर्णांक है और हर इसका 0 नहीं है। तो फाइनल है शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर है योग का तत्समक अवयव। ये क्या होता है? इसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है। योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो शून्य होता है। शून्य को योग का तत्समक अवयव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए या शून्य में किसी संख्या को जोड़ा जाए तो उसका जो योगफल आता है वही संख्या फिर आ जाती है। जैसे शून्य में हम 5/3 जोड़े तो हमको 5/3 ही मिलेगा और चाहे 5/3 में हम शून्य को जोड़ लें तब भी हमें 5/3 मिलेगा। तो अगर किसी संख्या में शून्य को जोड़ें या शून्य को उस संख्या में जोड़ दें तो हमको वही संख्या फिर मिल जाती है। इसीलिए शून्य को योग का तत्समक अवयव कहा जाता है। शून्य को योग का तत्समक अवयव कहा जाता है क्योंकि किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर या संख्या को शून्य में जोड़ा जाए तो योगफल वही संख्या आपको फिर मिल जाती है। चलिए अगले टॉपिक पर, गुणा का तत्समक अवयव। अब योग का तत्समक अवयव शून्य है तो गुणा का तत्समक अवयव क्या होगा? 1। 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहा जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं, 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहा जाता है। 1 को गुणा का तत्समक अवयव इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी संख्या में 1 का गुणा कर दें या 1 का किसी संख्या में गुणा कर दें तो गुणनफल हमेशा वही संख्या फिर आ जाती है। जैसे 5/3 में वही उदाहरण ले लीजिए, 1 का गुणा करें तो क्या आएगा? आपका फिर वही 5/3 ही आएगा। 8 में अगर 1 का गुणा कर देंगे आप तो 8 ही आएगा। 1 में 7 का गुणा कर दीजिए, 7 ही आएगा। माने 1 में किसी संख्या का हम गुणा करेंगे तो वही संख्या फिर आ जाएगी। तो इसलिए 1 में किसी संख्या का गुणा करने पे वही संख्या फिर मिल जाती है। इसलिए 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहा जाता है। तो चलिए अब समझते हैं। ये जो अब आप समझने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत आसान वाले तरीके से बताऊंगा। बस एक ही उदाहरण में आपके समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? कोई संख्या दी गई है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम आप कैसे निकालोगे? देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है।
किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उसी संख्या में जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाए, योग का तत्समक अवयव। जैसे मतलब शून्य मिल जाए। जैसे हम आपसे पूछ दें 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका आंसर है 5 में ऐसा क्या है, जोड़ दें 5 में ऐसी कौन सी संख्या है जोड़ दें कि इसका योगफल योग का तत्समक अवयव आ जाए, माने शून्य आ जाए। तो वो है +-5। तो -5, अगर 5 में -5 जोड़ देंगे तो आपका योगफल आएगा 0। तो ये आप कहेंगे क्या, 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 है, और इसका उल्टा भी कह सकते हैं -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5 है। कुछ नहीं लिखा इसके आगे, इसका मतलब प्लस है। अब जैसे 7 का योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाए, ऋण 7 का योगात्मक प्रतिलोम +7, तो इसका मतलब है निकालना क्या है, केवल आपको चिन्ह बदल देना है। योगात्मक प्रतिलोम निकालते समय आपको केवल संख्या का चिन्ह बदल देना है। मतलब धन है तो ऋण कर लेना है, ऋण है तो धन। जैसे -5/3 का 5/3, 7/3 का ऋण 7/3, 8 का ऋण 8, क्या योगात्मक प्रतिलोम। -17 का +17 हो जाएगा। प्लस लिखते नहीं, बस केवल 17 लिखेंगे, इसके आगे प्लस कंसीडर कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो मतलब यह है ना, केवल आप उसका चिन्ह बदल दीजिए। धनात्मक है तो ऋणात्मक कर दीजिए, ऋणात्मक है तो धनात्मक। तो क्या मिल जाएगा आपको, योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। फाइनल समझ रहे हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा, केवल चिन्ह बदलना है। जैसे P/Q कोई परिमेय संख्या है, P/Q, इसका योगात्मक निकालना, कुछ नहीं करना आपको। इसके आगे देखिए क्या है, धन है तो आप लगा दीजिए ऋण P/Q, हो गया। यहां ऋण है तो यहां धन करिए, धन है तो ऋण करिए, योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है, किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम पहले समझ लीजिए क्या है। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका उसी संख्या में गुणा कर दें तो हमें गुणा का तत्समक अवयव मिल जाए, माने क्या मिल जाए, 1। जैसे उसमें योग का तत्समक अवयव 0 मिल जाता था योगात्मक प्रतिलोम में, वैसे गुणात्मक प्रतिलोम में, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हमें योग गुणा का तत्समक अवयव अर्थात 1 मिल जाना चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले 5 में, ये उससे भी आसान है, 5 में कितने का गुणा कर लें कि 1 मिल जाए, तो जाहिर सी बात है 1/5। अभी हम आपको तरीका बताएंगे, तुरंत समझ जाएंगे। 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/7। अब आप समझ रहे होंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है, ये जस्ट इसका उल्टा है, रिवर्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो आपको चिन्ह नहीं बदलना है, आपको केवल अंश वाली चीज हर में कर देना है, हर वाली चीज अंश में कर देना है। जैसे 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, इसका क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या करना है, 3 नीचे है 3 ऊपर करिए, 7 ऊपर है 7 नीचे कर दीजिए। तो ये 7/3 का 3/7 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3, 7 से 7 कट करके ये आ जाएगा। देखिए योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदला जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलते हैं। फिर जैसे कह दिया 5/4 का, ऋण 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो करना क्या है, आपको 4 ऊपर कर लेना है, 5 नीचे कर लेना है, ऋण चिन्ह जैसे यहां भी लगा सकते हैं, ऊपर भी। अब ये हो जाएगा, देखिए गुणा करने पे ऋण 5 से ये ऋण 5 कैंसिल, 4 से 4, यहां हो जाएगा 1। तो अंश को हर में, हर को अंश में कर लेंगे तो आपको गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा।
और अगर केवल आप चिन्ह बदल देंगे तो आपको योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। अब चलिए आगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप समझने चल रहे हैं कि किसी संख्या में शून्य से गुणा एवं भाग। चलिए, जैसे कहीं कहा गया 435, 745, 852 गुणे 0 गुणे 743, इसका मान कितना आएगा? आप जैसे ही देखिए कि इसमें एक शून्य का गुणा हुआ है, बाकी चाहे जितना हुआ हो इसकी वैल्यू आएगी शून्य। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें शून्य से गुणा हो जाएगा तो उसका गुणनफल शून्य आएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी शून्य। अब गुणा हो गया एवं भाग, अगर 8 में शून्य से भाग दें तो क्या आएगा? देखिए, इसके पहले हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं परिमेय संख्या भाग 2 कि किसी संख्या में जब शून्य से भाग दिया जाता है तो वो होता है अपरिभाषित, अनंत जिसको आप कहते हो, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। क्योंकि किसी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन जब शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो इसकी वैल्यू आती है शून्य। क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं, शून्य गुणे 1/8, शून्य का गुणा 1 में तो शून्य और 8 का इसमें हो जाएगा तो 8, 0/8 माइनस शून्य का, ऐसे समझ लीजिए शून्य का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा, यही इसी वाली प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब यह है कि 8 में अगर शून्य से भाग देंगे तो अपरिभाषित रहेगा, लेकिन शून्य में अगर 8 से भाग देंगे इसकी वैल्यू शून्य आएगी। आप इसको भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा। तो चलिए चलते हैं अभ्यास 1F के प्रश्नों पर। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि शून्य एक परिमेय संख्या है, गुणा का जो तत्समक अवयव होता है गुणा का 1 होता है, माने योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। अगर आपको योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो केवल आप उसका चिन्ह बदल दीजिए, और गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो अंश को हर और हर को अंश कर लेना है। और शून्य में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू शून्य आएगी, अगर शून्य से किसी संख्या में भाग दे देंगे तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, और शून्य से गुणा करने पर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसका मान शून्य आता है। तो चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास 1F, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो हो वही आपको बताएं। इसमें बताना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो पहले में कह रहे हैं कि -6/7 और +6/7, ये छोटे कोष्ठक में +6/7 कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले चेक कर लीजिए आप, ऋण 6/7 में 6/7 जोड़ेंगे तो आएगा शून्य। अरे 6/7 में से 6/7 घटा लेंगे तो शून्य आएगा। तो शून्य एक परिमेय संख्या तो है ना, तो शून्य एक परिमेय संख्या है, और ये कह रहे हैं कि नहीं है, इसका मतलब ये वाला गलत कह रहे हैं, ये पहले का पहला। चलिए दूसरे में देखिए क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। सही है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, सत्य है, अभी अभी बताया गया आपको। तीसरा कह रहे हैं कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। होता है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो शून्य आएगा। ठीक, तो माने ये तीसरा गलत है। ये कह रहे हैं कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, जबकि होता है। चौथा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, ये कथन सत्य है। क्योंकि अगर ऋण 8 का हम कहें योगात्मक प्रतिलोम बताओ तो होता है धन 8, चिन्ह केवल बदलता है। तो ऋणात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा, ये सत्य है। चौथा सत्य है।
पांचवा है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। गलत है, घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं है। फिर उसके बाद है छठवां है परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। ये सही है, गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, अभी अभी बताया गया। फिर है छठवें के बाद सातवां, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जब आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए तो उस समय उसका चिन्ह नहीं बदलते हैं। धन है तो धन रहेगा, ऋण है तो ऋण। केवल अंश को हर में, हर को अंश में करते हैं। कब? जब आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होता है। तो जैसे ऋण 5/7 है, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो आप लिखेंगे 7/5, जो कि ये ऋणात्मक संख्या है। ये भी ऋणात्मक है, ये भी। तो ऋणात्मक संख्या का, परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या होती है, सही है। यदि परिमेय संख्या यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम यक्ष है तो यक्ष बराबर 0। इसका मतलब यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम यक्ष है, तो इसका मतलब है कि शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो शून्य आएगा, तो यक्ष का मान 0 है, तो ये सही है। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में ये कह रहे हैं कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किताब में मत करिएगा, ये अभ्यास पुस्तिका में उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि ऋण 5/12, अच्छा सवाल है इसका पहला। ऋण 5/12 में क्या जोड़ दें कि हमको फिर ऋण 5/12 मिल जाए? तो क्या जुड़ना है? शून्य, क्योंकि शून्य को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या फिर मिल जाएगी। चलिए दूसरे में क्या करें, इसमें शून्य भरा जाएगा। दूसरे में है, करें कि ऋण 4/5 में से क्या घटा लें कि हमको शून्य मिल जाए। अरे ऋण 4/5 में से ऋण 4/5 घटाओ, ऋण 4/5 में से ऋण 4/5 घटाओ, शून्य मिल जाएगा। क्योंकि 8 में से 8 जो संख्या है, अगर उतनी संख्या घटाओगे तभी आपको उसका अंतर शून्य आएगा, उतने में से उतना घटाने पर जितना है। थर्ड देखिए क्या कह रहे हैं कि करें 1/-2 की घाते -1। अब जरा से समझिए इसे। जब भी यहां -1 लगा हो तो तुरंत आपको करना क्या है, जो नीचे है ऊपर कर दीजिए, जो ऊपर है नीचे कर दीजिए। तो ये -2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। अब ये माइनस वाला चिन्ह हट जाएगा, ये -1 का जो घात लगा हुआ है, तो -2 में 1 का भाग देंगे तो -2 आएगा, तो इसमें -2 भरा जाएगा। ऐसे चौथे में देखिए, चौथे में बड़ा कोष्टक माइनस छोटे कोष्टक में -2/3 गुणे 3/4 बड़ा कोष्टक -1। चलिए पहले हल कर लीजिए, तब वही वाला नियम लगाइए, अंश को हर, हर को अंश में बदल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 3 है, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 है, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या मिल गया आपको? 1/2 की घाते -1। पहले वाले की तरह हो गया, यहाँ माइनस चिन्ह रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये हो जाएगा। फिर इसको ऊपर कर लीजिए, फिर नीचे कर लीजिए, हो जाएगा -2, फिर इसमें -2 ही आएगा। चलिए इसका तीसरा सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें सभी प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, 3 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 2/3, अच्छा सवाल है, आप ध्यान देंगे। 2/3 गुणे x अगर बराबर 1 है तो बताओ x का मान क्या है? अब ये बताइए 2/3 में कितने का गुणा कर दें 1 आ जाए। इसका मतलब ये पूछ रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में करना क्या है कि हर को अंश, अंश को हर। इसका मतलब है कि x बराबर हो जाएगा 3/2। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ 3 का भाग है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो 3 का गुणा हो जाएगा, माने x बराबर 1 गुणे 3। यहाँ 2 का गुणा हुआ है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो 2 से भाग हो जाएगा, माने 3/2।
आप ऐसे भी समझ सकते हैं, निकाल भी सकते हैं 3/2। चलिए तीसरे का दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि तीसरे के दूसरे में -3/4 में कितना जोड़ दें। कह रहे हैं यक्स जोड़ दे रहे हैं तो 0 मिल जा रहा है। तो मतलब पता है क्या निकालना, इसका आपको योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हो, चिन्ह बदल देते हो। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। तो -3/4 का क्या हो जाएगा, यक्स बराबर +3/4। -3/4 में +3/4 अगर जोड़ देंगे तो हमें योगफल इसका 0 मिलेगा। नहीं तो एक दूसरा तरीका इसी तरह बताते हैं। यहां देखो ये जुड़ा है, उधर जाएगा बराबर के तो घट जाएगा, माने x बराबर -3/4। ऋण गुणे ऋण धन होता है तो धन 3/4 हो जाएगा। या ऐसे भी आप निकाल सकते हो, इधर माने जुड़ा है तो उधर जाके घटेगा, ऋण में ऋण गुणा हो जाएगा तो धन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसका देखिए, तीसरे में कह रहे हैं कि x गुणे -6/-7 इज इक्वल टू 1। ये आप पहले की तरह है, माने यक्स माने इसके स्थान पे कितना लेने की 1 आ जाए, बस यही उल्टा करके रख लीजिए। जैसे इसमें आपने किया था 3 ऊपर 2 नीचे, वैसे इसमें भी -7 ऊपर -6 नीचे, ऐसे। तो यक्स के स्थान पे यही आएगा। या आप उल्टा ऐसे कर सकते हो, इधर ले चलिए, -7 है उधर ले जाएंगे तो ये -7 का गुणा 1 में -7 हो जाएगा, इधर -6। चाहे तो आप माइनस काट के 7/6 भी लिख सकते हैं और -7/6 भी। तीसरे में -7/-6 या 7/6 दोनों सही है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। पांचवें में देखिए, पांचवा आप खुद करिएगा, ये एकदम आसान है। x की वैल्यू क्या आएगी, और छठा भी, तीसरे का पांचवा और छठा आप स्वयं लगाएंगे। एकदम आसान सा सवाल है। एक का आंसर, पांचवें का जो आंसर आएगा वो गुणा का दशमक अवयव, और छठवें में जो आएगा तीसरे का वो योग का दशमक अवयव आएगा। अब बाकी आप समझ गए होंगे कैसे लगाना है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं इसका, प्रश्न 4। तरह की निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। इससे सरल कोई सवाल हो ही नहीं सकता। जब आपको योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, केवल चिन्ह बदलना है। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। जैसे 1/2 है तो -1/2, 1/2 का -1/2 क्या योगात्मक प्रतिलोम। -3/8 का +3/8, प्लस लिखते नहीं, ओनली 3/8। शून्य का देखिए, शून्य न धनात्मक होता है ऋणात्मक, शून्य का केवल शून्य हो जाएगा, इसमें आपको कुछ बदलना नहीं है। शून्य में शून्य जुड़ेगा तो शून्य आ जाएगा। और -4/-7 का क्या होगा, अच्छा सवाल है। ये कैंसिल होकर के हो गया 4/7, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -4/7। -4/-7 का -4/7। तो चलिए अब पांचवा प्रश्न इसका देखते हैं। पांचवें में क्या करना है, करेक्ट निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करिए। देखिए जैसे योगात्मक वाले में आपको क्या बदलना था, चिन्ह बदलना था, केवल आपको साइन चेंज कर देना था। वैसे पांचवें में गुणात्मक प्रतिलोम जब आपको निकालना हो तो अंश को हर को अंश बनाते जाइए, उल्टा करते जाइए। जैसे 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम आप लिख लीजिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 13/8। वैसे -6/19 का क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा 19/-, ऐसे आप लिखते चलेंगे। का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 19/-6। ऐसे आप सबका रिवर्स कर लीजिएगा। एक देखिए इसमें अच्छा, जैसे -9 है, इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए जब एक ही हो तो आप तुरंत इसका बटा 1 कर लिया करिए। -9
को आप लिख सकते हैं, ये इसका चौथा सवाल है। -9 को आप लिख सकते हो -9/1 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर आपको निकालना है इसका, तो 1 ऊपर करिए, ऋण 9 नीचे कर लीजिए, हो गया। माने केवल अंश को हर को अंश बना लेना है तो आपको गुणात्मक प्रतिलोम भी मिल जाएगा। तो चलिए इसका छठवां सवाल देखते हैं। छठवें सवाल में क्या करना है, तो पांचवें में केवल अंश को हर को अंश बनाइए, सभी सवाल इसके आ जाएंगे। और चौथे में आपको केवल चिन्ह बदलना था, धन का ऋण, ऋण का धन। छठवां सवाल देखिए, इससे माने सरल सवाल कोई है ही नहीं। -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 0 का गुणा है, बाकी चाहे जितनी बड़ी संख्याएं आप रख दीजिए, अगर 0 का गुणा हुआ है तो इसका आंसर 0। तो इस तरीके से ये अभ्यास आपका समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का नंबर जरूर लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।